हेलो हाय गाइज, मैं हूँ संजय और आप लोग देख रहे हैं मिस्टर संजय @इंफॉर्मेशन डिस्कवरी चैनल। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे एक बॉडी की चारों ओर ऑर्बिट करता है, यानी कि चक्कर लगा। तो सैटेलाइट दो प्रकार की होता है, जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून, हमारा अर्थ, क्योंकि ये सब दूसरे बॉडी की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मून हमारे अर्थ की चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए मून हमारा अर्थ के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट बन जाता है। मून को पूरे अर्थ की एक चक्कर लगाने के लिए 27 दिन 43 घंटे 7 मिनट की समय लग जाता है। हमारा अर्थ सूरज की भी चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सूरज के लिए हमारा अर्थ एक नेचुरल सैटेलाइट बन जाता है। तो सूरज की एक चक्कर लगाने के लिए हमारा अर्थ को 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट और 16 सेकंड की वक्त लग जाता है, यानी कि 1 साल का वक्त लग जाता है। अब दूसरा टाइप की सैटेलाइट होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक मैन मेड मशीन होता है जिन्हें अंतरिक्ष पर प्रक्षेपित किया जाता है हमारे कई सारे नीड को फुलफिल करने के लिए। साल 1957 अक्टूबर 4 उस दिन हमारा अर्थ का पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष पर प्रक्षेपित किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा, जिस सैटेलाइट की नाम था स्पुतनिक। हमारा भारत का पहला सैटेलाइट साल 1975 अप्रैल 19 तारीख को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये नाम फेमस एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम से नामित हुआ था। हालांकि उन दिनों में हमारा पास कोई रॉकेट की फैसिलिटीज नहीं था, इसलिए हमने सोवियत यूनियन की रॉकेट की मदद से हमारा सैटेलाइट को स्पेस पर प्रक्षेपित किए थे, जिस रॉकेट की नाम था कॉस्मोस 3M। उन दिनों से लेकर अगर आज के दिन पर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा पास हर तरह की रॉकेट मौजूद है, जैसे कि PSLV, GSLV और GSLV की थर्ड वर्जन, जो कि 2 हाथी की वजन को उठाकर अंतरिक्ष पर ले जा सकता है। रिसेंट हमारा साइंटिस्ट ने SSLV मतलब सबसे छोटा रॉकेट की परीक्षण किए थे। हालांकि ये पहली परीक्षण पर फेलियर साबित हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि PSLV एंड GSLV भी अपने टाइम पर पहली कोशिश पर असफल रहे थे। तो साल 1957 से लेकर आज तक कई देश कई हजार की सैटेलाइट पृथ्वी पृष्ठ से अंतरिक्ष पर प्रक्षेपित कर चुके हैं। उनमें से लगभग 12,139 सैटेलाइट अब वर्किंग कंडीशन में है। एक सैटेलाइट का मेन काम होता है कम्युनिकेशन करना, इसीलिए सैटेलाइट पर एक एंटेना और कई ट्रांसपोंडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक ट्रांसपोंडर कई तरह की फंक्शन करता है, जैसे कि सिग्नल नॉइज को हटाना, सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाना यानी कि सिग्नल को एम्पलीफाइंग करना, और सिग्नल को चेंज करना। एक सैटेलाइट में 20 या अधिक ट्रांसपोंडर को लगाया जाता है ताकि ये अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। हर सैटेलाइट में कुछ फ्यूल टैंक को भी रखा जाता है, जिसमें मोनोमिथाइल हाइड्रोजन नाइट्रोजन टेरा ऑक्साइड नामक की फ्यूल को स्टोर करके रखा जाता है। हालांकि एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष पर ऑर्बिट करने के लिए कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं होता है। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके साथ ही साथ स्पेस में होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बैलेंस के कारण ये अपने दिए गए कक्षे में ऑर्बिट करता रहता है। एक सैटेलाइट को दिया गया स्मूथ ऑर्बिट पर चक्कर लगाना होता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इनबैलेंस, अर्थ की अनइक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन, सन और मून की प्रेजेंस के कारण कभी कभी ये सैटेलाइट अपना स्मूथ ट्रैजेक्टोरी पैथ से निकल जाता है, जिससे सिग्नल लॉस होने का भारी खतरा बनाए रहता है। उसी वक्त पर सैटेलाइट पर स्टोर किया गया फ्यूल की इस्तेमाल करके थ्रस्ट जनरेट किया जाता है और अगेन सैटेलाइट को अपने स्मूथ ट्रैजेक्टोरी पैथ में लाया जाता है। तो ये फ्यूल की दूसरी यूज भी होता है। हालांकि जब एक सैटेलाइट की लाइफ स्पान एंड हो जाता है, ये सैटेलाइट इनएक्टिव हो जाता है, और इसी इनएक्टिव सैटेलाइट अगर किसी एक्टिव सैटेलाइट से टकरा गया तो उस एक्टिव सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए
जब एक सैटेलाइट की लाइफ स्पान एंड होने वाला है, इस सैटेलाइट में बचा हुआ फ्यूल को इस्तेमाल करके थ्रस्ट जनरेट किया जाता है और इस सैटेलाइट को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है। जैसे कि हम हमारे रोजमर्रा जिंदगी में कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सैटेलाइट को डंप करने के लिए ग्रेवयार्ड ऑर्बिट का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि अब ग्रेवयार्ड ऑर्बिट सैटेलाइट की कचरे में भरा हुआ है। सैटेलाइट का ये सारा फंक्शन, जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रैजेक्टोरी पाथ से निकल गए तो इसे वापस लाना और लाइफ स्पान एंड हो जाए तो इसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में पहुंचा देना, ये सारे के सारा फंक्शन अर्थ स्टेशन से रोज मॉनिटर किया जाता है। और इसी फंक्शन को करने के लिए कुछ मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है ट्रैकिंग मेथड, कंट्रोल सिस्टम मेथड एंड टेलीकमेंट्रिक मेथड। अगर आपने कभी सैटेलाइट को देखा होगा तो आपने जरूर मार्क किया होगा कि सैटेलाइट को एक गोल्डन चादर से ढक दिया जाता है। इस चादर पर कई लेयर होता है जो कि सैटेलाइट को स्पेस में सुरक्षित रखता है। स्पेस में टेम्परेचर की भारी वेरिएशन होता है जो कि रातों में -150 डिग्री सेल्सियस से लेकर दिन में 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका अलावा सैटेलाइट को सन की भारी रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। तो ये गोल्डन चादर सैटेलाइट की एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये चादर पॉलीमाइड और पॉलिस्टर से बनाया गया है, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम की परत लगा दिया जाता है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं अंतरिक्ष पर अर्थ पर नजर रखने वाला सैटेलाइट को कहां कहां पार्क किया जाता है। तो अंतरिक्ष पर ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर सैटेलाइट को पार्क किया जाता है। उनमें से कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर सैटेलाइट को पार्क ना करने का सलाह भी दिया जाता है। तो इन दोनों चीज के बारे में आइए डिटेल में समझते हैं। अर्थ पर नजर रखने के लिए जिस सैटेलाइट को प्लेस्ड किया जाता है, उन जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि लियो, मियो एंड जियो। इनमें से अर्थ की सबसे करीब है लियो और बीचों बीच में रहता है मियो एंड सबसे दूर है जियो। तो हमको एक बात की ध्यान देना पड़ेगा, सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से जितना दूर रहेगा उतना एरिया अर्थ की कवर कर पाएगा। अर्थ से सैटेलाइट जितना दूर रहेगा उसका स्पीड उतना स्लो हो जाएगा। जो अर्थ के पास में होगा उसका स्पीड अर्थ की रोटेशन की स्पीड से बहुत ज्यादा होगा। चलिए इनके ऊपर पूरी डिस्कशन करते हैं। लियो यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये अर्थ से 160 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 2000 किलोमीटर तक व्याप्त है। इसमें ऑर्बिट करने वाला सैटेलाइट को 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा लग जाता है अर्थ की पूरे एक चक्कर लगाने के लिए। ये अर्थ की सबसे करीब होता है, इसीलिए इसमें चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट कम एरिया को कवर कर पाता है। तो पूरे अर्थ की कवरेज के लिए यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लियो पर पार किया गया सैटेलाइट की फंक्शंस में भी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हो सकता है, ज्योग्राफिक एरिया की सर्विंग के लिए हो सकता है, या तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हो सकता है, या तो सैटेलाइट फोन कॉल्स के लिए भी हो सकता है। तो लियो पे ऑर्बिट करने वाला सैटेलाइट अर्थ की नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल देकर ऑर्बिट करता रहता है, इसीलिए यहाँ पर ऑर्बिट करने वाला सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। तो करेंटली लियो पर 7500 सैटेलाइट वर्किंग कंडीशन पर है। मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये अर्थ से 10,000 किलोमीटर ऊंचाई से लेकर 20,000 किलोमीटर तक व्याप्त है। इसमें ऑर्बिट करने वाला सैटेलाइट को पूरे अर्थ की एक चक्कर लगाने के लिए 12 घंटे की समय लग जाता है, यानी कि आधा दिन की समय लग जाता है। ये लियो एंड जियो की बीचों बीच में अवस्थित है। यहाँ टोटल 24 सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ से बहुत डिस्टेंस में है। मियो पर ऑर्बिट करने वाला सैटेलाइट सर्कुलर पैथ में अर्थ की चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इन्हें सर्कुलर सैटेलाइट भी कहा जाता है। बेसिकली जीपीएस फंक्शन के लिए मियो पर सैटेलाइट को पार्क किया जाता है। तो करेंटली मियो पर 139 सैटेलाइट वर्किंग कंडीशन पे है। तो अब बात करते हैं जियो की।
जियो यानी कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो अर्थ से 35,786 किलोमीटर ऊंचाई पर है। इसमें सैटेलाइट की स्पीड अर्थ की रोटेशन की स्पीड के साथ इक्वल है। इसीलिए जियो पर एक सैटेलाइट को अर्थ की पूरे एक चक्कर लगाने के लिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड यानी कि एक दिन की समय लग जाता है। तो जियो पर एक सैटेलाइट एक साथ अर्थ की 1/3 सरफेस एरिया को कवर कर सकता है। अगर टोटल 3 सैटेलाइट को सही एंगल पर फिट किया जाए तो पूरे अर्थ को ये एक साथ कवर कर सकते हैं। इसीलिए जियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए एक आइडियल चॉइस होता है। तो करेंटली जियो पर 4,500 से ज़्यादा सैटेलाइट वर्किंग कंडीशन पर है। तो जियो पर चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट 2 वे का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सर्कुलर पैथ और एक एलिप्टिकल पैथ। हालांकि जब जियो में होने वाला सैटेलाइट सर्कुलर पैथ की इस्तेमाल करते हैं तब इनकी मूवमेंट अर्थ की रोटेशन स्पीड के साथ इक्वल होता है। लेकिन जब जियो में होने वाला सैटेलाइट एलिप्टिकल पैथ फॉलो करते हैं तब ये कुछ समय अर्थ से बहुत डिस्टेंस पर होते हैं, जिस डिस्टेंस को अपोजी कहा जाता है, और कुछ समय ये अर्थ के बहुत नज़दीक होते हैं, जिस डिस्टेंस को पेरिजी कहा जाता है। जब सैटेलाइट अपोजी पे होता है तो इसकी स्पीड अर्थ के रोटेशन स्पीड के साथ इक्वल होता है। जब सैटेलाइट पेरिजी पे होता है तो इसकी स्पीड कहीं ज्यादा बढ़ जाता है अर्थ के रोटेशन से। तो नेचर का इसी कैरेक्टरिस्टिक का फायदा उठाकर हमारे इसरो साइंटिस्ट ने मंगलयान को एलिप्टिकल पैथ पर कई बार चक्कर लगाने के बाद फाइनल थ्रस्ट देकर पृथ्वी सरफेस एरिया की इन्फ्लुएंस से निकाल दिए थे, जहां पर उसे कई महीने की ट्रैवल करने के बाद हमारा मंगलयान सक्सेस हुआ था। तो ये अपने आप पर इतिहास था कि भारत अपना पहला कोशिश पर मार्स पर पहुंच गया था। जैसे कि आजकल हम ऑटो में जाने के लिए 1 किलोमीटर को 20 रुपया या इससे ज़्यादा पे करते हैं, लेकिन उस टाइम पर मार्स पर जाने के लिए 1 किलोमीटर को करीब 7 रुपया से हमारा मंगलयान तय कर दिया था। जैसे कि सैटेलाइट को लियो, मियो और जियो के बीच में रखा जाता है अपने अपने पर्पज के हिसाब से, लेकिन ऐसा भी कुछ रीजन है जहां पर सैटेलाइट को पार्क ना करने की सलाह दिया जाता है। और ये रीजन लियो, मियो और जियो की बीच बीच में है। जिस रीजन हाईली एनर्जेटिक और चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ है। इस रीजन को पहले साइंटिस्ट जेम्स भान आलेन एंड उनके टीम ने डिस्कवर किए थे। तो उन्हीं के नाम के हिसाब से इस रीजन को भान आलेन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। इस रीजन की खतरनाक रेडिएशन और एनर्जेटिक पार्टिकल्स के वजह यहाँ पर सैटेलाइट को पार्क ना करने की एडवाइस दिया जाता है, क्योंकि ये सैटेलाइट को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन किया सैटेलाइट क्या है, इसके टाइप क्या क्या है, जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और सैटेलाइट की भीतर क्या क्या कंपोनेंट लगाया जाता है, और सैटेलाइट को कहाँ कहाँ पार करना चाहिए और कहाँ कहाँ पार्क नहीं करना चाहिए, और अर्थ का पहला सैटेलाइट क्या था, भारत कब अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इससे अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।